तो आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है और मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत छोटे नोटिस में आप सबको यहाँ आने के लिए हमने कष्ट दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 13 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ और 13 महीने के इस कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो हालात प्रदेश के देखने को मिल रहे हैं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल के इतिहास में किसी भी सरकार के इतने छोटे से कार्यकाल में लोगों को सड़कों पर, चौक चौराहे पर आते नहीं देखा गया। आज सड़क पर हर जगह जाकर के कांग्रेस पार्टी के सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। आज भी मैं देख रहा था मंडी के पूरे शहर के अंदर हमारे नौजवान साथी जिनको ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरी और 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। और उसी संदर्भ में आज की हालात की अगर हम बात कहें कि 13 महीने की सरकार के इस कार्यकाल में नौकरी किसी को मिली नहीं, बल्कि नौकरियां उल्टी छीनी गई। लगभग 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को घर का रास्ता बता दिया गया। 10 महीने से उनकी सैलरी उनको नहीं मिल पाई। और आज जब मैं देख रहा था कि प्रदर्शन जो है हमारे JOIT के 817 जो हमारा पोस्ट कोड है उसके हमारे नौजवान साथी कर रहे थे, वो लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट से भी जीत करके आए और हाई कोर्ट ने आदेश किया है। नवंबर के महीने में जो मुझे जानकारी मिली है उस निर्णय के मुताबिक उनको, गवर्नमेंट को कहा गया कि 3 महीने के अंदर इनके रिजल्ट निकाल दिए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पोस्ट कोड को क्लब करके जो है वो पोस्टें जो है वो 1867 पोस्टें भरने का आदेश किया है। लेकिन परिस्थिति आज ये बनी है कि बहुत सारे नौजवान साथी जो आज मुझे यहां पर मिले उनमें से वो कह रहे थे कि अब तो हमारी नौकरी हासिल करने की आयु ही निकल रही है। 45 वर्ष का उनका जो है वो जीवन का जो आयु की सीमा जो है वो पार करने जा रही है। मैं उस सारी चीज को लेकर के इतना ही कहना चाह रहा हूं। यही कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने कहा था कि हम 3 महीने के अंदर आपकी समस्या का समाधान निकाल देंगे, लेकिन 13 महीने बीत गए। और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में वो सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां पर जब प्रस्तुत हुए तो उन्होंने इन रिजल्ट्स को कैंसल, इन एग्जाम को कैंसल करने की सिफारिश की थी और कहा कि इसमें मास स्केल पर जो है उसमें वो पेपर लीक हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट में वो बात पाई नहीं गई। मात्र उसमें 2-3 लोग जो जिनका जिक्र हमेशा यहां पर आप लोगों ने सुना होगा, चाहे वो सेक्रेटरी है, कोई लेडी है वहां पर, उनके सिवाय कोई और इस प्रकार से मास लीकेज का जो है वो, पेपर लीकेज का जो है वो मामला आया नहीं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भी जो बेरोजगार नौजवान साथी हमारे जो दर दर भटकने के लिए विवश हो गए, आज ऐसी परिस्थिति उनके सामने है। उनका सारा उस टेस्ट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है बहुत सारे बच्चों का उसमें, लेकिन उसके बावजूद परिणाम नहीं निकाले जा रहे। और ऊपर से यह भी बात कही गई
कि हिमाचल प्रदेश में हम आने वाले समय में जो टीचर की भर्ती जो है वो गेस्ट टीचर के रूप में करेंगे। एक और तरीका जो है वो पिछला दरवाजा नौकरी अपने लोगों को देने का जो है वो खोलने की कोशिश की गई, लेकिन हमने विरोध किया। नौजवान साथियों ने पूरे प्रदेश भर में जब विरोध किया तो उस विरोध के चलते आखिरकार हालात ये बने कि उनको मना करना पड़ा। आज मुख्यमंत्री का बयान मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया, मुझे मालूम नहीं सच क्या है, कि बोला है कि नहीं बोला है, क्योंकि वो मुकर जाते हैं। आज उन्होंने कहा है कि हम अब जो गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट टीचर की जो पोस्टें जो भरने की बात कर रहे हैं तो उसको अब नहीं करेंगे। और इसमें और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये जो बच्चे जो JOIT के 817 पोस्ट कोड के जो बच्चे मिलने के लिए शिमला गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री को निवेदन किया, उनके सामने निवेदन किया कि हमारे परिणाम निकाल दिए जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बावजूद भी, और मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि आप लोगों को मंत्रियों से मिलना होगा। विचित्र परिस्थिति मैंने देखी आज तक के इतिहास में कभी कि, और उसके बाद आज मुख्यमंत्री क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि मैंने ऐसा कहा नहीं। और जबकि वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे सामने कहा कि वो मंत्री मंत्रियों के नाम लिए, ये मंत्री नहीं मान रहा, वो मंत्री नहीं मान रहा, वो मंत्री नहीं मान रहा, मैं क्या करूं। ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार की है, जो सरकार बेरोजगारों को झूठा वादा दे करके कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, आज उन बेरोजगारों को कहा कि आप मंत्रियों से मिलो, और उनसे मिलने के बाद जो है वो आपका पक्ष तभी सुना जाएगा, तभी रखा जाएगा। ये मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति हिमाचल प्रदेश की वर्तमान में है। इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़कर के ये भी बात कहना चाह रहा हूं, एक और भर्ती का ऐलान कर दिया कि वन मित्र लगाएंगे। और वन मित्र लगाने की अगर बात कही गई है हिमाचल प्रदेश में, मुझे जो जानकारी मिली कि 2061 पोस्टें जो उसमें भरने का इनका टारगेट है। और उसमें हमने कहा उसकी भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कौन बैठेंगे, DFO बैठेंगे, SDM बैठेंगे, RO बैठेंगे, और बैठ करके उस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश करेंगे उस प्रकार से, और उनको ऑन रेन्यू के नाते 10,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा। ये भी एक बिल्कुल गलत तरीके से बैकडोर से भर्ती करने की प्रक्रिया में जो है एक रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है, जिसमें अपने दल के लोगों को एडजस्ट किया जा सके, ये उनका प्रयत्न है। इसलिए कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि 13 महीने की सरकार में किसी भी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिली। नौकरी मिली तो मुख्यमंत्री के साथियों को मिली, दोस्तों को मिली, जिनको कैबिनेट दर्जे के साथ एडवाइजर लगा दिया गया, और कुछ लोगों को कैबिनेट दर्जे के साथ चेयरमैन बना दिया गया, CPS बना दिया गया। वो इस प्रकार की एक परिस्थिति है। इसके अतिरिक्त मैं एक और भी बात कहना चाहूंगा कि आज मुझे मालूम पड़ा कि मंडी के जिले के अंतर्गत एक कार्यक्रम सरकार आपके द्वार, कुछ इस तरह का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में फिर शुरू किया है सुक्खू जी की सरकार ने। उनकी परेशानी क्या है आखिरकार, जनमंच जो हमने शुरू किया था, और ऐसा एक कार्यक्रम था जिसमें प्री जनमंच होता था, आदि समस्याएं लोगों की उसी में ही सॉल्व हो जाती थी। अधिकारियों को मालूम होता था कि अगर हमने यहां समस्या का समाधान नहीं किया तो वहां पर मंच पर हमको जाकर के समस्या का समाधान करने के लिए काम करना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही हो जाती थी। और यहां इस कार्यक्रम को एक तरह का जनमंच की नकल करने का प्रयत्न किया गया है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई नकल आप करिए, लेकिन नकल के लिए भी थोड़ी अकल चाहिए होती है। जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि शब्द उचित नहीं होगा, उनको बहुत बुरा लगेगा जो सुनेंगे, लेकिन हकीकत ये है। आखिरकार क्या जो जनता के द्वार, सरकार जनता के द्वार
अगर इस तरह का इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो क्या आदेश दे रहे हैं? अभी हाल ही में नगवाई में वहां पर जाकर के एक मंत्री गए, वहां पर आदेश किए कि तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे, एफआईआर कर देंगे। यहां तक नौबत आई। हमें तो कहते थे कि आप अधिकारियों को वहां पर डराते धमकाते, तो आप तो बहुत बड़ा बड़ी वहां पर जो है वो धूप बत्ती जला करके उनकी पूजा कर रहे हैं जैसे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है, आपको बता रहा हूं मैं। और इससे लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समाधान का तरीका बहुत बेहतरीन ढंग से हमने जो निकाला था वो एक रास्ता था। मैं इस बात को कहना, 50,000 से ज्यादा समस्याओं को सुना, समस्याओं का समाधान हुआ। और हिमाचल प्रदेश में ये कार्यक्रम कोविड के दौरान के सिवाय लगातार हर महीने का अंतिम रविवार होता था जब जनमंच हुआ करता था। इसलिए मैं यही कहूंगा कि हमारे कार्यक्रम की नकल करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद वो जमीनी स्तर पर जो है उसमें जो लोगों की समस्याओं के समाधान की संभावनाएं बहुत कम हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में हमारा शीतकालीन सत्र हुआ धर्मशाला में, और उसमें हमने 5 दिन का सत्र था, और 5 दिन के सत्र में सिलसिलेवार जो कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां 10 गारंटियां दी है, उन गारंटियों के बारे में बातचीत की, विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि अभी हाल ही में अब मुझे जानकारी मिली है कि लोकसभा के चुनाव से पहले ये बजट सत्र करना चाह रहे हैं। और बजट सत्र में भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो गारंटियां हैं उनका जिक्र तो होगा ही होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गए हैं कांग्रेस के सरकार के खिलाफ, और उन तमाम मुद्दों को लेकर के विधानसभा में भी उठाएंगे। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात है, हर रोज घटनाएं घटित हो रही है, मर्डर की, गोली चलने की, नशे की, सारी जो घटनाएं इस प्रकार से बढ़ी हैं पिछले 1 साल के कार्यकाल में, कोई भी कंट्रोल नहीं है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का बयान के सिवाय कोई भी कार्रवाई अभी तक हमने नहीं देखी, कोई अभियान कोई इस प्रकार का नशे के खिलाफ। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार ये परिस्थिति होती है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लिख करके दे रहे हैं, हम आपके प्रदेश को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि हालात इस प्रकार के कर दिए हैं। क्रशर बंद कर दिए गए, और क्रशर खोलने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, इस बात को क्रशर वालों से पूछ लेना आप लोगों ने। उनको क्या कहा जाए, क्रशर खोलना है तो इंतजाम इस प्रकार से करिए, इस तरह से बात मानिए सरकार की। ये बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में हो गई है। और ऊपर से मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो त्रासदी के दौरान हिमाचल प्रदेश में जहां हजारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोगों की जिंदगी, लगभग 450 से ज्यादा लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, जमीन चले गए, पशु चले गए, पशुशाला चले गई। और उसके लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हमने हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा आपदा का पैकेज अगर दिया तो हमने दिया है। और उस पैकेज में क्या निकल रही हैं चीजें। अब आप आज कहीं भी आपदा प्रभावित इलाके में जाएंगे, 90% लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिला है जिनका नुकसान कम हुआ है या हुआ ही नहीं है, वो दल विशेष के लोग हैं। ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनका घर सलामत है, लेकिन उसके बावजूद उनके खाते में 3 लाख रुपए की किस्त जो है मुख्यमंत्री के हाथों से आ गई, पहुंच गई। और मेरा यह मानना है कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, बहुत बड़ा घोटाला होगा। इस त्रासदी के दौरान जिन लोगों के घर गए,
जिंदगी चले गई, पशुशाला चले गई, जमीन चले गई, उनको राहत नहीं मिल पा रही है। लेकिन जिनका कुछ नहीं गया उनको राहत दी जा रही है। क्या ये राहत सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए है? ये प्रश्न पूछने का बनता है आज। इसलिए बहुत सारे मुद्दों को लेकर के मैं आज की इसमें जो है वो बात नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से पूरे देश भर में एक माहौल बना है कांग्रेस के खिलाफ, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में, बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सरकार बनने के साथ साथ में ये बात भी सुनिश्चित हो गई आने वाले समय में कि भाजपा एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत करने जा रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, ये भी बड़ी साफ बात है। और खास तौर से जब ये चुनाव का दौर आ रहा है, इससे ठीक पहले हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान रामचंद्र जी के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बात कहते थे भारतीय जनता पार्टी वाले। वो निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद 22 जनवरी को, आज से 2 दिन बाद यानी कि परसों, वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये अवसर हम सब लोगों को अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। लेकिन विचित्र बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने तय किया है, जिन कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण वहां से आए हैं वो उसका बहिष्कार करेंगे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाए। भाजपा का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति ये बन गई कि वो राम विरोधी हो गए। मेरा यह मानना है कि भगवान रामचंद्र जी हम सबकी आस्था का विषय है, ये निजी आस्था का, श्रद्धा का विषय है। और इस प्रकार से निर्णय लेना कि कोई वहां दर्शन करने के लिए नहीं जाएगा, ये फैसला कांग्रेस पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। मित्रों, मुझे कुछ विषयों पर थोड़ी सी बात करनी थी, मैंने थोड़ी सी बात कही आप सबके बीच में, और कोई बात आपको लगती है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर भी काले बिले लगा के कर रहे हैं काम आजकल। जो डॉक्टर है ना, उन्होंने भी 18 तारीख से जो है, निश्चित रूप से देखिए, एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक फैसला कांग्रेस पार्टी की सरकार ने लिया। जो डॉक्टर्स को एनपीए मिलता था उसको बंद करने का निर्णय किया है, और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको इस फैसले को कर नहीं सकते थे। एनपीए बंद करने के बाद सीधी सी बात है कि तब जो है डॉक्टर जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए भी बाध्य के लिए भी नहीं रोके नहीं जा सकते। या तो निर्णय ये होना चाहिए था। लेकिन मैं कुल मिलाकर के कहता हूं कि जो एनपीए बंद करने का जो उन्होंने निर्णय लिया, बहुत बड़ा एक जो है एक भद्दा मजाक उन डॉक्टर्स के साथ किया जो डॉक्टर बनने के लिए 5 साल से ज्यादा का वक्त उनका लगता है ट्रेनिंग करने के पश्चात, और आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए वो काम करते हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति ये बन गई कि डॉक्टर्स की सैलरी, जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर जो है उसको भी 35,000 की नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इसका मैं विरोध करता हूं, और निश्चित रूप से ये निर्णय जो है वो जो लिया गया है, सरकार को तुरंत प्रभाव से वापिस लेना चाहिए। और जो डॉक्टर्स हड़ताल पे गए हैं, जो विरोध हड़ताल के यानी कि विरोध करने के लिए आगे आए हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, बिल्कुल पुरजोर समर्थन करते हैं। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इस बार 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ गया है। ये भी मैं आपके बीच में, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि स्थिति पर क्या कहेंगे? वित्तीय स्थिति पर मुझे बड़ी साफ बात कहनी है कि कांग्रेस पार्टी हमें कहती थी कि जयराम ठाकुर ने लोन लिया, और हम ये सोचे कि ये लोन नहीं लेंगे, सुखू जी कुछ अपना ऐसा कोई इंतजाम करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 13 महीने की सरकार में 14,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया, और आज तक के इतिहास का सबसे तेज गति से ऋण लेने वाले मुख्यमंत्री अगर होंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू होंगे। और बिजली बोर्ड में अगर मैं बात कहूं, बिजली बोर्ड की परिस्थिति ये है
कि वहां कर्मचारियों को पेंशन की बात तो बात की है, सैलरी ही नहीं मिली। यानी कि एक सप्ताह बीतने के बाद सैलरी मिली। ये हिमाचल के इतिहास में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पहली बार हुआ जब सैलरी कर्मचारियों की नहीं मिल पाई समय पर। एचआरटीसी को सैलरी तब दी गई जब उन्हें चक्का जाम करने की धमकी दी। ऐसे हालात में आप खुद अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, जिसको सुख की सरकार कहते हैं, कि कोई भी सुखी नहीं है। और यहां तक कि मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री भी हालात को देख करके अब सुखी अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। मंत्री दुखी हैं और मंत्री के साथ विधायक दुखी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता दुखी हैं। और जो आज की जानकारी मिली कि जो यहां पर प्रशासन, ये जो सरकार जनता के द्वार का जो कार्यक्रम रखा था, उसमें लोगों ने ये कहा, यहां तक कह दिया है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपकी सरकार जो 92,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है। देखिए, इस बात को लेकर बार बार कहना उचित नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगा, सही मायने में हमारी सरकार के दौरान जो ऋण था, एक्चुअल ऋण था 69,000 करोड़, 69,600 करोड़ रुपीस का। और उसके बाद बाकी का ऋण इनने कहां तक लिया है उसका मैंने जिक्र कर दिया। 14,000 करोड़ रुपए का ऋण इनने 13 महीने में ले लिया। ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है। उन्होंने एक बात और कही कि भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है वो बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं। आप तर हाथ पैकेज देने की बात तो लग रही, पर जो हिमाचल को ग्रांट मिलती है उसको भी रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन सी ग्रांट रोकी गई? अगर सच कहने की हिम्मत है तो सच ये है कि एक भी पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए जो तयशुदा ग्रांट है, किसी भी मद की, उस ग्रांट को एक पैसे का भी नहीं रोका गया है। आज अगर हिमाचल प्रदेश में मैं कहूं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात कह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में उन राज्यों में से जिसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हाईएस्ट मिली। बाकी राज्य में इससे कम है। और वो जीएसटी कंपनसेशन की बात है, वो तो एक फॉर्मूला पूरे देश के लिए था, हिमाचल भी उसमें आता है। जीएसटी जब लागू हुआ था वो 5 साल के लिए था। 5 साल जब पूरा हुआ तो 5 साल पूरा 2021 मई में हुआ, उसके बाद बंद हुआ, पूरे देश के लिए बंद हुआ है। वो उनको इस बात को समझना चाहिए। उनका कहना है कि लेकिन झूठ बोल करके नालायक अपने आप है और दोष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे हैं। आईपीएच में और ऐसे में मैं बड़ा साफ कह रहा हूं, फाइनेंस पे चलो। अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामियां अपनी हैं और उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए केंद्र सरकार पर दोष डाले। केंद्र सरकार ने लगभग 1800 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश में राहत के रूप में पैसा दिया है। आज अगर ये पैसा जो बांटने की घोषणा जो कर रहे हैं, वो कौन सा पैसा, प्रदेश का पैसा कितना है, स्टेट शेयर क्या है उसमें, सारा का सारा पैसा वो है जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया। चाहे वो 11,000 11,500 मकान की बात करें, चाहे हम सीआरएफ के तहत 400 करोड़ रुपए की बात करें, चाहे एसडीआरएफ का हिस्सा बताएं, चाहे एनडीआरएफ का हिस्सा बताएं, सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार का पैसा है जो स्टेट गवर्नमेंट यहां ऐसे बांट रही जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो झूठ बोलने की इनकी एक आदत थी वो एक्सपोज हो गई है। जो गारंटियां इन्होंने झूठी दी थी उसके बाद इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है और इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सत्य नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सीएम की एक स्टेटमेंट और है कि भाई सालन पावर हाउस की हम लीज नहीं एक्सटेंड करेंगे, कैसा है? नहीं, देखिए, इस सारी बात को लेकर के हम सब लोग एक मत के हैं, पार्टी अलग अलग होगी, लेकिन हमारा मानना है कि शानन का जो लीज का जो पीरियड जो है वो कंप्लीट हो रहा है और स्वाभाविक है तो उसको हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार लोन बढ़ रहा है तो मुख्यमंत्री तो स्टेटमेंट है कि 4 साल में हम सबसे अमीर राज्य बना देंगे। हास्यास्पद परिस्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए है ये, जिस प्रकार से वो दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश में आज की तरफ से एक तरफ से बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, एक तरफ से मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश श्रीलंका की तरफ पर बढ़ रहा है, श्रीलंका की तरह हालात बन जाएंगे। और दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम 4 साल में ऐसा काम करेंगे कि हिमाचल जो है पूरे देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक होंगे। सैलरी देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आउटसोर्स कर्मचारी 10,000 आपने नौकरी से निकाल दिए और उसके बावजूद उनकी 10 महीने की सैलरी नहीं दी। हिम केयर और सहारा योजना का 350 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में देनदारी है सरकार की, पैसा नहीं दे रहे। जो गरीब आदमी की जिंदगी बचाने के लिए जिस योजना के अंतर्गत हम काम कर रहे थे उसको भी बंद कर दिया। इतना अमानवीय दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का है, ये कभी देखने को नहीं मिला है। और उसके अलावा और भी जितने भी संस्थान बंद करे वो तो हजारों की संख्या में किया, 1,000 से ज्यादा संस्थान बंद किए। तो ऐसे में कौन सा फार्मूला लाएंगे, कितनी बार झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? जो आप बोल रहे हैं, लोग आपकी बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं, लोग आपकी बात पर हंसी उड़ा रहे हैं। थैंक यू प्लीज।